प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने कार्य पद्धति के आधार पर, क्षमता के आधार पर और संकल्प के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश, जो देश के हृदय स्थल में स्थापित है, उस मध्य प्रदेश के ध्वज को राष्ट्र पटल पर उभारने का संकल्प लिया है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का हम यहां स्वागत करते हैं। समस्त हमारे महानुभाव, as my young speaker before me Rajat said, not the future of Indore, not only the future of Madhya Pradesh, not only the future of India, but I believe to the world, my young friends seated before me today at this brilliant convention center at this wonderful program. It gives me great pleasure to be amongst all of you today to talk about entrepreneurship. What drives an entrepreneur? What is the passion behind an entrepreneur? And what are the ingredients in that potpourri that makes an entrepreneur successful? And finally, how relevant is the theory of entrepreneurism to the centrality of the progress of Ma Bharati, our India? Now, there's an oft-said statement in the world today that the X factor is something that makes someone truly awesome. It's not the X factor, but the D factor that makes someone stand up. और वो D का संदर्भ है ड्रीमर्स के लिए, वो डी का संदर्भ है डूअर्स के लिए, और वो डी का संदर्भ है डिसरप्टर्स के लिए, जो ड्रीमर्स, डूअर्स और डिसरप्टर्स इस ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के प्रांगण में मेरे सामने बैठे हुए हैं। आगे बढ़ो, प्रधानमंत्री जी ने जो एक हाईवे बनाया है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। एक जमाना था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1920 में आई थी, जब विश्व में सड़कें बन रही थी, रेल रोड बन रहे थे। आज नया परिवर्तन, नई क्रांति आई है, अदृश्य क्रांति, अदृश्य परिवर्तन, और वो डिजिटल हाईवे और डिजिटल रेवोल्यूशन का परिवर्तन। और प्रधानमंत्री जी ने ये 10 साल पहले देख लिया। आज भारत के पास सबसे रोबस्ट टेलीकॉम और डिजिटल नेटवर्क है। हमारा यूपीआई सिस्टम आज राष्ट्र आधारित नहीं हो चुका, आज विश्वव्यापक हो चुका है। जो लोग पेरिस में आईफल टावर में जाएंगे, मुझे गर्व होता है जब विश्व का व्यक्ति पेरिस के आईफल टावर में जाता है, उसको टिकट खरीदना पड़ता है, फ्रेंच सिस्टम से नहीं खरीदना पड़ता, मेरे भारत के यूपीआई के आधार पे खरीदना पड़ता है। भारत के निवासी, ये समय है जब भारत माता आपको पुकार रहा है, उठो जागो, भारत के तिरंगे को हाथ में लेकर भारत का परचम विश्व पटल पर उभारने का कार्य करो। यही देश की पुकार है आपके प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के इस मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे सबके पालक, अखिल भारतीय सहबोधी प्रमुख माननीय दीपक विश्वनाथ जी, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण और मेरे युवा मित्रों,
भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका सबका अभिनंदन करता हूं। इंदौर भगवान गणेश का खजराना मंदिर और सच में बुद्धि के देवता का जिस नगर से संबंध हो, वो हमारी उद्यमशीलता की इस मूल भावना की भी परमात्मा की दया से ये कितना सुसंगत होगा इस बात को रखना कि हमारे लिए बुद्धि, विवेक, विचार, इस सब मामलों से हमारी उद्यमशीलता का जो सीधा सीधा संबंध आता है। हमारे बीच विचार की ताकत के आधार पर शारीरिक बुद्धि के बजाय उद्यमशीलता किस तरफ ले जाती है कि दुनिया के अंदर 84 लाख योनियों में 33 करोड़ देवी देवता में प्रथम पूज्य अगर कोई बनाया भगवान गणेश जी को, तो उसका सबसे बड़ा कारण बुद्धि के देवता अर्थात वो विचार की उद्यमशीलता है, जिसके कारण से अपने विचार के बलबूते पर शक्ति तो होगी, लेकिन विचार की अगर कहीं कमी रह जाती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये अभी संयोग सुखद अभी माननीय सिंधिया जी कह रहे थे, कितना आपने उसका आकलन कर लेना। 1942 का जब परमाणु बम के आधार पर जापान की अर्थव्यवस्था सहित उस देश की हालत क्या हो गई थी। देश आजाद 47 में हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से देश भी आजाद हुआ। वो जापान अच्छा खासा देश नष्ट भ्रष्ट हो गया, लेकिन वो आर्थिक रूप से खड़ा होकर के कहां से कहां चला गया। लेकिन ये संयोग है कि हमारे तत्कालीन शासनकर्ताओं की दृष्टि देश को उस तरह से ले जाने की नहीं थी। उसका दुष्परिणाम है कि देश अपने खुद के खाने के लिए भी अमेरिका पर लाल गेहूं पर निर्भर रहा, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी का करें, जिनके कारण से 11 साल के अंदर ही न केवल भारत अपने पैरों पे खड़ा हुआ, बल्कि 11 नंबर से खसक करके चौथे नंबर पे आया और अब जापान को भी पीछे छोड़ करके 27 तक वास्तव में तीसरे नंबर पे आ रहा। और अभी हम ये समाचार पत्रों से बाकी चीजों से रोज के घटनाक्रम से अवगत हो रहे होंगे, चाहे हमारा तेल आयात निर्यात का मामला हो या किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का मामला, हर क्षेत्र में भारत ने हर एक उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर ढूंढा है। और हमारे अपने इसी युवा, क्योंकि आप नई उम्र के हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम के इस मंच पर मैं जब बात कर रहा हूं तो हमारी संभावना उसी प्रकार से, जब मैं इस तरह से बात थोड़े अतीत के काल से वर्तमान पे आता हूं। हमारी सरकार भी बनी 2023 में। सरकार बनने के बाद हमने खुद ने तय किया सरकार का अपना विजन क्या है, वो कहां तक जाना चाहते हैं, वो किस प्रकार से बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर के हमारे टारगेट तय होना चाहिए। इसलिए हमने तय किया लगभग 3,15,000 करोड़ का हमारा बजट था। हमने कहा ये 5 साल में डबल करेंगे तो सरकार में, इसलिए उस तरह से हमने टारगेट तय किए। अगले साल खसक करके 3,67,000 का बजट किया। इस साल हमारा जो बीता साल गया 2025 का, जिसमें 4,21,000 किया, 5 साल के अंदर डबल करेंगे। आने के साथ ही सरकार के आधार पर कई सारे जो अनावश्यक खर्चे हैं, आप अंदाज लगा लो, दुनिया भर में मेडिकल कॉलेज बनते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में ऐसा कहीं नहीं होता जो दुर्भाग्य से अपने यहाँ होता है। मेडिकल एजुकेशन अलग, मेडिकल डिपार्टमेंट का मंत्रालय अलग, और दोनों का अपना अपना खर्चा। हमने कहा इसकी क्या जरूरत है, अपने साथ इधर मेडिकल कॉलेज और इधर मेडिकल कॉलेज के लिए लाभार्थी होने बड़ी संख्या में रोगी और बीमार, उनको दोनों को एक करें। इसी का परिणाम है कि लगभग एक मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए 1,000-1,200 करोड़ रुपए से लेकर 4,000 करोड़ तक का खर्चा लगता है। अब हम वो पैसा भी बचाएंगे और अपने यहाँ का इसी आधार पर मेडिकल कॉलेज जो हमारे हॉस्पिटल अगर पीपीपी मॉडल पे किसी को दे दें तो अपने आप मेडिकल कॉलेज के साथ चलाएंगे। मुझे खुशी है इसी साल 4 मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आकर के हमारे यहाँ सौगात भी दे रहे, वो सरकार के पैसे भी बचा रहे। ये हमारी अपनी राज्य के प्रति प्रतिबद्धता थी। लेकिन मैं पंप हाइड्रो का जो एक नया प्रोजेक्ट का शुभारंभ होने वाला, केवल उसका उदाहरण देके अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। मैं बीते समय हैदराबाद गया। अब ग्रीनको कंपनी ने बहुत अच्छे प्रकार से पंप हाइड्रो का बिजली उत्पादन का पूरे देश की दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वहां खड़ा किया। आजकल बिजली उत्पादन में भी कितने ग्रीन एनर्जी का बहुत समय चल रहा है।
और ग्रीन एनर्जी का तरीका कैसा है कि पानी के 2 टैंक बना दो, एक ऊपर से रख दो और नीचे रख दो। जब बिजली की ज्यादा मांग और महंगी मिले तो पानी डालते हुए बिजली बनाते जाए, रोड पे सप्लाई करते जाओ। और जब दिन में बिजली की दर कम हो जाए तो सोलर से वापस पानी ऊपर चढ़ा लो, तो टैंक फिर भर लो। तो ये जो केवल पहले डैम से बिजली बनती थी, उसके बजाय ये जो दोनों टैंक से बिजली बनती, बचपन में वो पानी के पाइप से गिलास में पानी ऊपर नीचे सबने करके देखा होगा, लेकिन ये पहली बार नया प्रयोग आ रहा है कि बिजली भी ऐसे बन जाती है। वास्तव में नव उद्यमियों के सम्मेलन में सच में आपके इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।